हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। चैप्टर पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेंज की। हमारी सराउंडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और उन चेंजेस को हम लोग दो टाइप के चेंज में क्लासीफाई करते हैं। एक फिजिकल चेंज क्लासीफाई करते हैं और एक केमिकल चेंज क्लासीफाई करते हैं। फिजिकल चेंज में होता क्या है, ये एक ऐसा चेंज है जिसमें केवल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज, कलर, यही सब चेंज होता है। इसका मतलब जिस चेंज के अंदर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए या केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और इस चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इस चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग वाटर, क्रशिंग ऑफ अ कैन, चॉपिंग ऑफ एन एप्पल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अभी हम लोग इसके पिक्चर से समझेंगे कि ये किस प्रकार हम लोग इनको फिजिकल चेंज कहते हैं और किस प्रकार इन चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, द चेंज इन विच इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज। देखो बेटा, जब भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा या इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो ये एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज या चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसलिए इसको हम लोग कौन सा चेंज कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू सब्सटेंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस आप पहले यूज करते हैं या जिस सब्सटेंस में चेंज आता है, उस सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी, इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है केमिकल चेंज के अंदर। जैसे बर्निंग ऑफ लॉग, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, बेकिंग ऑफ केक एंड मिल्क गोइंग सोर। इन एग्जांपल्स को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको याद रखिएगा। और देखते हैं कि किस प्रकार ये फिजिकल चेंज है और किस प्रकार ये केमिकल चेंज है। जैसे ये आइस है, आप चेक करो, ये आइस है और ये आइस मेल्ट होके किस में आ रहा है, वाटर में आ रहा है। इसका मतलब क्या इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो गई? नहीं बेटा। अगर ये यहां पर इसका कंपोजिशन H2O था तो वाटर के कंडीशन में भी इसका जो है कंपोजिशन H2O ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे पहले ये केन देखो इस शेप में थी, लेकिन जब आपने इसको क्रश कर दिया तो इसका शेप चेंज हुआ, केवल शेप चेंज हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर चेक करो, वाटर अगर बॉयल होगा तो वाटर वेपर में जाएगा। अब वाटर वेपर के अंदर भी H2O है और वाटर जब लिक्विड कंडीशन में था तो भी H2O ही कंपोजिशन है। इसका मतलब कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे फिजिकल चेंज बोलेंगे। पहले एप्पल चॉप्ड नहीं था तो ये शेप में था, अब एप्पल को आपने चॉप कर दिया तो इस शेप में आ गया। क्या एप्पल की इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हुई? नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब देखो वाटर, वाटर इस कंडीशन में है और मेल्ट होकर के वाटर आइस के फॉर्म में चला गया, तो यहां भी कंपोजिशन इसका H2O है और यहां भी कंपोजिशन इसका H2O ही है। इसका मतलब अगर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। और अगर कंपोजिशन में, इंटरनल कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। इन सभी चेंजेस में अगर आप देखो तो इसमें भी केवल स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें शेप और साइज चेंज हो रहा है, इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें शेप चेंज हो रहा है और इसमें भी स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर स्टेट चेंज हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है या उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, कोई भी डायमेंशन अगर चेंज हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज देखो, बर्निंग ऑफ वुड। अब जब ये लकड़ी को हम जलाएंगे तो हमको लास्ट में ये एस मिलता है। अब इसका मतलब क्या, इसकी प्रॉपर्टी और जो लकड़ी की प्रॉपर्टी है क्या वो सिमिलर है? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। इसलिए बर्निंग ऑफ लॉग या बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, पहले इसका शाइनिंग सरफेस था, आयरन का जब ये पहले रहा होगा न्यू की कंडीशन में तो शाइनिंग सरफेस था, अब इसके ऊपर रस्ट की एक लेयर आ गई। अब रस्ट की प्रॉपर्टी और आयरन की प्रॉपर्टी दोनों डिफर है, इसका मतलब न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक केमिकल चेंज कहेंगे। हम लोग डिफरेंट वैरायटी के फूड मटेरियल खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन भी हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज है। जैसे केक बनाने के लिए हम लोग आटे का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब आफ्टर द रिएक्शन केक में कन्वर्ट होते हैं। अब केक की प्रॉपर्टी और उन सभी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये भी एक केमिकल चेंज है। जैसे दूध, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि मिल्क की प्रॉपर्टी और दही की प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। तो हमको याद रखना है बेटा कि अगर चेंज ऐसा हो जिसमें केवल शेप, साइज, कलर या ऑब्जर्वेबल चेंज हो रहा हो, जिसको हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी इंटायर प्रॉपर्टी
प्रीवियस सब्सटेंस टोटली क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज के अंदर अगर हम बोले केमिकल चेंज के अंदर बेटा इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए नया सब्सटेंस बनता है। और फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, इसलिए उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। आगे आओ बेटा, केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज हमारी सराउंडिंग में होते हैं उन्हीं को हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब केमिस्ट्री जो डील करती है वो केमिकल चेंज को एज अ केमिकल रिएक्शन डील करती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है। और बेटा केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या कोई अकेला सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। या तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो चेंज to produce a new substance with new properties is known as a chemical reaction। जिसमें कोई भी सब्सटेंस एक ऐसे प्रोसेस से होकर गुजरता है जिसमें फाइनली उसकी टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर उसी केमिकल चेंज को हम डील करते हैं एज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं बेटा। जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो उसमें दो पार्ट दिखाई देंगे, एक रिएक्टेंट का पार्ट और एक प्रोडक्ट का पार्ट। दोनों पार्ट ये सेपरेट होते हैं बाय एन एरो। जो एरो के लेफ्ट साइड में होंगे उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एरो के राइट साइड में होंगे उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहां पर ए और बी दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट ए बी फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन को हम, केमिकल रिएक्शन जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको दो पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है भाई, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या कोई केमिकल रिएक्शन हुई, अब हमको उसको स्टडी करना है तो उसे हमको रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी बेटा। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फॉर द स्टडी पर्पस केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब जब हमको स्टडी करना होता है केमिकल रिएक्शन को, तो हम सभी रिएक्शंस को एक स्टडी पर्पस से हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। A chemical equation is a symbolic representation of a actual chemical change। जो चेंज हो रहा है, जो केमिकल चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबॉलिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब किसी केमिकल चेंज को या किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जितने भी उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज किए गए हैं या जो भी रिएक्टेंट यूज करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उनको हम फॉर्मूले के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक वर्ड इक्वेशन होता है और एक सिंबल इक्वेशन होता है। अब देखो वर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन इज लिंक्ड टुगेदर द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट विद दोज ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब वर्ड इक्वेशन के अंदर केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम यूज किए जाते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केवल नेम्स यूज किए जाते हैं, उसे हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर बर्निंग किया जा रहा है किसको, मैग्नीशियम को, या मैग्नीशियम बर्न कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम वर्ड इक्वेशन अगर इसकी लिखना चाहते हैं तो हम मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम बर्न हो रहा है इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार अगर हम नेम का इस्तेमाल करते हैं अपने इक्वेशन के अंदर तो उसे हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब सिंबॉलिक इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन, अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in term of symbols and formula of the substance involved is known as symbol equation। अब अगर इसी मैग्नीशियम का हम सिंबल इस्तेमाल कर दें, इसी ऑक्सीजन का हम सिंबल इस्तेमाल कर दें और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें तो वही वर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सिंबल इक्वेशन के अंदर। जैसे Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का सिंबल है, O2 जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो यही सेम जो वर्ड इक्वेशन यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ था, उसको इस टर्म में या सिंबल के टर्म में या फॉर्मूले के टर्म में जब हमने इस्तेमाल किया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंबल इक्वेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, सिंबल इक्वेशन को भी हम दो तरीके से लिखते हैं या दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और या इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन।
तो बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक स्केलेटल इक्वेशन या अनबैलेंस्ड और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब दोनों को देखते हैं। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। बेटा इस बात को याद रखना है, नॉट इक्वल। इसका मतलब अनबैलेंस्ड में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ आटम्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के 3 आटम हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? 2 आटम हैं। यहां एल्यूमिनियम के 2 आटम हैं, लेकिन यहां एल्यूमिनियम का 1 आटम है। इसलिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ आटम्स ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। अब देखते हैं बैलेंस इक्वेशन। The equation in which the number of atoms of each element in the reactant and the product side are equal is called balanced chemical equation। तो balanced chemical equation के अंदर reactant and product side दोनों साइड में number of atoms of each element will be same। जैसे Zn रिएक्ट करता है बेटा, Zn रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में, और यहाँ ZnSO4 और H2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ Zn का नंबर 1, यहाँ भी Zn का नंबर 1, यहाँ सल्फर का नंबर 1, यहाँ भी सल्फर का नंबर 1, यहाँ ऑक्सीजन के नंबर 4, यहाँ भी ऑक्सीजन के नंबर 4, हाइड्रोजन के यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन के 2। इसका मतलब दोनों साइड में नंबर ऑफ आटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या है? सेम है, इक्वल है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या जरूरत है? अरे भाई साहब क्या जरूरत है रिएक्शन को बैलेंस करने की? तो बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो कुछ लॉज को फॉलो करती है। उनमें से एक लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। Each and every chemical reaction follow law of mass conservation, which states that the total mass of the substance remains the same throughout the chemical chain. That is, mass of product is equal to mass of reactant at the completion of the reaction. बेटा केमिकल रिएक्शन जब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करती है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट सेम होना चाहिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट के। तो जब नंबर ऑफ आटम्स सेम होंगे दोनों साइड तभी टोटल मास क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। आगे देखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ साइन प्रोड्यूस करती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइन देती है हमको, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। जैसे चेंज इन कलर, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट हमने इस्तेमाल किया है उनके कलर में डिफरेंस आने लगेगा, उनका कलर चेंज होने लगेगा, तो हम समझ जाते हैं कि ये रिएक्शन हो रही है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन when copper turns green upon reacting with air। तो बेटा जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो वहां कलर चेंज होता है, ऑरेंज से ग्रीन कलर हो जाता है और ये ग्रीन कलर कॉपर हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि बेटा ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब जिस वेसल में या जिस कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं वो कंटेनर या तो ठंडा हो जाएगा या तो वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रही है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर व्हिच इज रेज इन टेम्परेचर। इसका मतलब जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो जाता है और जो कंटेनर होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेटा प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो अनसोल्यूबल होता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसका मतलब रिएक्शन में किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बना तो भी हम समझ जाते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है? अकर हो रही है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, बेटा गैस प्रोड्यूस होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ द गैस। जिंक रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ में, ZnSO4 का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है और H2 गैस बेटा लिबरेट होती है। इससे हमको पता चल जाता है कि रिएक्शन हमारी हो रही है। तो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। आगे देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
अब बेटा हमारी सराउंडिंग में जो केमिकल चेंज होते हैं, केमिस्ट्री उनको क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन की तरह ट्रीट कर रही है। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि हमारी स्टडी के अंदर कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हमको स्टडी करने हैं। तो पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा इन दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर आती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, एनर्जी को हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, आइदर हीट के फॉर्म में दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं या हम सनलाइट के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जिस फॉर्म में हम दे रहे हैं उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहेंगे, अलग अलग इसका नाम देते हैं। जैसे थर्मल डीकंपोजिशन, हीट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करेंगे, और फोटो डीकंपोजिशन में हम सन लाइट इस्तेमाल करेंगे बेटा। फिर आती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में स्टडी करेंगे, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आपस में कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे या आपस में जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस, उन्हीं को हम रिएक्टेंट बोलेंगे, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस। अब H2 और O2, H2 गैस और O2 गैस आपस में कंबाइन होकर H2O बनाते हैं। इस तरीके से इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स। जब कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके क्या बनाए, एक नया सब्सटेंस बनाए, तो उसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे N2 गैस और H2 गैस आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, NH3 अमोनिया गैस बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हैबर प्रोसेस बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये भी दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए इसे हम कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट बना रहे हैं, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा दो एलिमेंट भी आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना सकते हैं, या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके भी एक कंपाउंड नया बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। बेटा इस बात को याद रखना है कि इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन में कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज होगा बेटा, अपने अदर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट अप in two or more simpler substance product are known as decomposition reaction। जिसमें ब्रेकिंग हो जाए बेटा, एक सब्सटेंस आपने लिया और उसको अंडर द केमिकल प्रोसेस यूज किया, अब उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो अदर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय सप्लाइंग एनर्जी। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, which breaks that substance into simpler substance, thus decomposition reactions are classified as। मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी हम दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, उसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को भी हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहां पर हीट की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहां पर सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम हीट लगा करके डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसे थर्मोलाइसिस या थर्मो डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और जब सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे तो उसे फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बेटा देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन के अंदर हमको हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे हम थर्मल नाम देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल इसका, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट।
अगर फेरस सल्फेट को देखें तो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है और ये ग्रीन कलर का है। ये बेटा यहाँ जो ये क्रिस्टल रखे हुए हैं, ये क्रिस्टल ग्रीन कलर के क्रिस्टल हैं। जब आप इनको हीट करते हैं तो ये एनहाइड्रस या ड्राई फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है जो व्हाइट कलर का होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो जाता है। अब जब इस फेरस सल्फेट को FeSO4 को हम हीट करते हैं दोबारा, तो हमको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। देखो जब इसको हमने हीट किया तो ये जो गैस बाहर आ रही है, ये जो गैस बाहर आ रही है, ये गैस हैविंग बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो यही गैस SO2 और यही SO3 गैस है बेटा, जो कि बर्निंग स्मेल रखते हैं या बर्निंग सल्फर स्मेल रखते हैं। और बाद में ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे, ये बेटा कन्वर्ट हो गए Fe2O3 ब्राउन कलर में। तो कलर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फेरस सल्फेट जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है वो ग्रीन कलर का है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हमको फेरिक ऑक्साइड मिलता है जो कि ब्राउन कलर का दिखाई देता है। आगे आते हैं बेटा, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेटा इस बात को एकदम याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NO2 का जो कलर होता है, NO2 का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर होता है बेटा। आर फाउंड टू इवॉल्व एंड येलो रेसिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का कलर बेटा, लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, लेफ्ट बिहाइंड इन द ट्यूब। जब हम लेड नाइट्रेट कलरलेस है बेटा, लेड नाइट्रेट कलरलेस है, PbNO3 का होल ट्वाइस बेटा, ये एक कलरलेस है। इसको हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना जो कि येलो कलर का है, और NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम्स में प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन। और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। जब इसके अंदर हमने ये कलरलेस लेड नाइट्रेट लिया, ये लेड नाइट्रेट कलरलेस है, और इसको जब हमने हीट किया, जब इसको हमने हीट किया तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखाई दे रही है बेटा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स। और यही ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी है बेटा, NO2 की है, NO2 की ब्राउन कलर की फ्यूम्स है। और इसके साथ में बेटा ऑक्सीजन भी आया है। ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए हम एक बर्निंग कैंडल ले जा रहे हैं, और जब इसके पास बर्निंग कैंडल ले जा रहे हैं तो ये जो ऑक्सीजन है, सबको पता है बेटा ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग के लिए, तो ये जो कैंडल है और ये तेजी से जलने लगती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसके साथ में क्या निकल रही है, O2 गैस आ रही है बेटा। और फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये व्हाइट कलर या कलरलेस, ये कलरलेस जो पोटेशियम लेड नाइट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया बेटा येलो कलर, वो येलो कलर के लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, NO2 का कलर बेटा ब्राउन फ्यूम्स है, और लेड नाइट्रेट कलरलेस है बेटा, और लेड ऑक्साइड येलो कलर का है। आगे देखते हैं बेटा, जैसे सिमिलरली कुछ डिकम्पोजिशन और देखेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो जब पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, इट डिकम्पोज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। तो KClO3 बेटा, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं। MnO2 एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो इंक्रीज कर देता है बेटा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को या स्पीड को बढ़ा देता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं। यहां पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है बेटा। डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, जब व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड डिकम्पोज टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट को अगर बेटा हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड मिलता है। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसको हम हीट देते हैं बेटा, हीट जब देते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। अगर इसके पास आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाएं, इसके पास एक आप बर्निंग कैंडल लेके जाएं तो ये बर्निंग कैंडल बुझ जाएगी बेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करती बर्निंग के प्रोसेस को। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट नाम बेटा, कई बार आएगा। तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं बेटा। When calcium carbonate limestone is heated, it decompose to give calcium oxide and carbon dioxide। तो बेटा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लाइम कहते हैं बेटा, रिमेंबर लाइम कहते हैं बेटा। लाइमस्टोन किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, और लाइम की किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अगर इस गैस को टेस्ट करना है तो फिर से इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके जाइए, और ये बर्निंग कैंडल फिर से बुझ जाएगी, जो इंडिकेट करती है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ेगी, या इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरीड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो बाई टेकिंग वाटर सो एंड एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। अब बेटा H2SO4 क्यों ऐड करते हैं? एक्चुअल वाटर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, और उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। टू मेक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, when switch on the battery, formation of bubbles of two different gases over the electrodes which displace the water in test tube. Thus above experiment shows that on supplying electricity water decompose into hydrogen and oxygen according to the reaction. बेटा वाटर का फॉर्मेशन किससे हुआ? वाटर का फॉर्मेशन आप जानते हैं कि जब हम H2 गैस प्लस O2 गैस को मिलाते हैं तो H2O बनता है कि नहीं भैया? इसका मतलब जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो फिर से भाई साहब हमको H2 और O2 मिलेगा। इसका मतलब सर अगर H2 और O2 कंबाइन करता है तो H2O मिलता है, और H2O अगर डिकम्पोज करता है तो H2 और O2 मिलता है। तो इसका मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। आओ देखते हैं। तो यहां पर जब हम इस टैंक के अंदर डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं वाटर को, थोड़ा सा इसमें H2SO4 मिक्स है, H2SO4 के कारण इस वाटर का कंडक्टिविटी इंक्रीज हो चुका है, ये अच्छा कंडक्टर बन चुका है। तो बेटा आप सबको पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं बेटा, क्लियर। अब दो गैसेस इवॉल्व होंगी, दो गैसेस दोनों इलेक्ट्रोड से इवॉल्व होंगी। इसका मतलब आपको पता होगा बेटा ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है वो 2- इसका मतलब निगेटिव आयन बनाता है, और हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो किसमें? H+ में। इसका मतलब H+ किधर अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ। H+ जो होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा, और जो O2- होगा वो एनोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी बेटा, जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी, जो ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट होगी, ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी बेटा वो कहां से लिबरेट होगी? एनोड से। ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी बेटा कहां से लिबरेट होगी? ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी बच्चा वो एनोड से लिबरेट होगी। ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी, इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन कहां से लिबरेट होगी? ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी वो एनोड से लिबरेट होगी, और जो हाइड्रोजन लिबरेट होगी बेटा वो कैथोड से लिबरेट होगी। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। एनोड से कौन सी गैस? एनोड से कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और कैथोड से कौन सी गैस? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन किस में रहेगा बेटा? H+ में रहेगा, तो प्लस किधर अट्रैक्ट होगा? माइनस टर्मिनल की तरफ। और ऑक्सीजन किस में है? 2- में है, ये किधर अट्रैक्ट होगा? प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ। इसका मतलब एनोड से कौन सी गैस बेटा? O2 गैस। कैथोड से कौन सी गैस? H2 गैस। इन दोनों बातों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज डबल एज दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 atom ऑफ ऑक्सीजन मेकअप 1 molecule ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा क्यों हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल मिलता है ऑक्सीजन से? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के आटम और 1 ऑक्सीजन का आटम कंबाइन करके बनाता है। इसलिए हमको जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो हमको कैथोड पर जो गैस मिल रही है H2 वो डबल वॉल्यूम में मिलती है एज एनोड। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जब बेटा करेंगे, डिकम्पोज करवाएंगे हम इलेक्ट्रिक करंट दे करके, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन है? सोडियम है और क्लोरीन आटम है। इसका मतलब सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस बाहर जाएगी। दो ही चीज तो है, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। इसका मतलब अब देखें सोडियम का टेंडेंसी क्या है बेटा? Na+ में जाने की। क्लोरीन की टेंडेंसी किसमें है? Cl- में जाने की। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका है, एनोड है बेटा, और ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल है, कैथोड है। अब Cl- कैथोड की तरफ तो नहीं जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ Cl- होगा वो Cl- एनोड की तरफ भागेगा, और जो Na+ होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। इसका मतलब कैथोड के ऊपर ये ऐसे चिपक जाएगा सोडियम। ये जो सोडियम है, ये सोडियम मेटल कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा, और जो क्लोरीन माइनस है या जो क्लोराइड आयन है वो आएंगे एनोड की तरफ, और एनोड में रिएक्शन करके क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी बेटा। यहाँ ये याद रखना है कि एनोड से क्लोरीन गैस बाहर जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl के अंदर एनोड से क्लोरीन गैस बाहर आती है, एनोड से क्लोरीन गैस बाहर आती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन एल्यूमिना। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम डिकम्पोज कराएं बेटा, तो सिमिलर वे में जिस प्रकार से यहां पर NaCl हुआ है, उसी तरह एल्यूमिनियम बाहर आता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चा।
फोटो डिकम्पोजिशन, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस। ऐसा डिकम्पोजिशन या ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट की जरूरत पड़ती है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस। तो फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर जो एनर्जी हम देते हैं वो किस फॉर्म में देते हैं, सनलाइट के फॉर्म में देते हैं। देखिए यहां पर इस प्लेट के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस प्लेट के ऊपर हमने रखा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो पहला हम देख रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड का, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। अब ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। अब इसके ऊपर सनलाइट जब पड़ती है, सनलाइट जब पड़ती है तो इसका डिकम्पोजिशन होता है और ये ग्रे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर डिकम्पोजिशन इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे। पहले इसका कलर क्या था, व्हाइट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, it is observed that white silver chloride turns gray due to the formation of silver metal। जब AgCl बेटा सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रख देते हैं, एक्सपोजर में रख देते हैं, तो ग्रे कलर का सिल्वर मिलता है और क्लोरीन गैस बाहर चली जाती है। तो फोटो डिकम्पोजिशन जब सिल्वर क्लोराइड का कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, सिल्वर और क्लोरीन गैस। आगे बढ़ो बेटा, फोटो लाइसिस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की जब आप फोटोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड की फोटोलाइसिस जब आप कराएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन एंड आयोडाइड। HI बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड को क्या HI से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज आती है या अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरती है तो ये H2 गैस प्रोड्यूस करता है और I2 गैस प्रोड्यूस करता है। अब इसी तरह फोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन पर अगर देखें, H2O2 बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हाइड्रोजन पर डिकम्पोज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ये वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। H2O2, H2O2 किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब हीट क्या बेटा, सनलाइट जब देते हैं, सनलाइट जब सनलाइट देते हैं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस बाहर करता है। तो सिंस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज केप्ट इन कलर बॉटल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसीलिए अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं, तो क्यों, क्योंकि सनलाइट पड़ने से ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, कलर्ड बोतल में रखते हैं, सो एज टू कट ऑफ लाइट, जिससे कि लाइट उस पर ना पड़ सके बेटा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा था, जैसे H2 + O2 इट गिव्स H2O मॉलिक्यूल, और H2O को जब डिकम्पोज कर रहे थे तो क्या निकल रही थी, H2 गैस और O2 गैस निकल रही थी। इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In decomposition reaction, one substance breaks up into two or more chemical substance, while in combination reaction, beta, combination reaction, two or more substance combine to form one or single substance. So these are two reactions are called opposite of each other. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा आपको यही लिखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है किसमें, टू और मोर केमिकल सब्सटेंस में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दैट्स व्हाई बोथ रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर। आगे बढ़े बेटा, यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। हम लोग आगे मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा के हम मेटल को क्या करते हैं, उनके सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे सोडियम फ्रॉम मोटल सोडियम क्लोराइड, अभी हमने NaCl को इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन करवाया था तो उसमें से सोडियम लिबरेट हुआ था। इसका मतलब सोडियम को हम NaCl से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, अभी हमने एल्यूमिना का भी डिकम्पोजिशन कराया था। इसका मतलब कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मेटल के सॉल्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर्म वन ऑफ द स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसलिए जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं तो उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन एक स्टेप होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट नेचुरल अकरिंग ओर है, जिंक का एक ओर है जिंक कार्बोनेट, इज फर्स्ट डिकम्पोज टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड देन रिड्यूस टू ऑब्टेन जिंक मेटल। जैसे ये ओर है आपका, जिंक कार्बोनेट ओर है, इसको हम हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो ये जिंक ऑक्साइड बनाता है बेटा और CO2 बाहर चली जाती है, CO2 रिलीज हो जाती है। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है हम इसको एब्सेंस ऑफ एयर में फिर से कोक के साथ बेटा, कोक के साथ जब हीट करते हैं तो यहां पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हमको जिंक मिल जाता है।
इसका मतलब जिंक को हमने जिंक कार्बोनेट से क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन इन अवर बॉडी, बेटा डीकंपोजिशन हमारी बॉडी में भी होता है। हम डिफरेंट वैरायटी का फूड मटेरियल्स खाते हैं और उन फूड मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो कंपोनेंट कैसे हमको मिलेंगे, जब हमारा फूड मटेरियल, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जो फूड है हमारा, ये फूड हमारा कॉम्प्लेक्स है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। और जब ये फूड कॉम्प्लेक्स से किधर आएगा, सिंपल में आएगा। तो सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आना डिकम्पोजिशन है। तो डाइजेशन ऑफ द फूड इन द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वी ईट फूड लाइक व्हीट, राइस और पोटैटोज, देन स्टार्च प्रेजेंट इन देम decompose to give simple sugar like glucose in the body and protein decomposes to form amino acid। तो बेटा बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, इसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो इनको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कहीं ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन का है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है बेटा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसे रिडक्शन बोल रहे हैं, और अगर ऑक्सीडेशन को देखें तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर एडिशन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे रिडक्शन कहेंगे, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जैसे सोडियम है, Na है, इसने Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया, तो इसका मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। क्लियर है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर एज रिडक्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे आपने सोडियम को क्या किया, सोडियम अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाया, तो ये जो प्लस आया, ये जो प्लस आया चार्ज इसके ऊपर, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो ये आगे की क्लास में हमको मिलेगा, बट आप ये याद रखिएगा, अगर प्लस इंक्रीज हो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है बेटा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। आगे देखते हैं बेटा इसी में, अब आते हैं निगेटिव पे, अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है बेटा, अगर निगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है बेटा। इसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो बस आप चार्जेस के फॉर्म में याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है। निगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन है, और निगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वन कैन नॉट टेक्स प्लेस एब्सेंस ऑफ द अदर। बेटा ये कभी सिंगल नहीं होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में होती हैं, इसलिए इनको कलेक्टिवली हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। So the oxidation and the reduction will take place simultaneously. The reaction which involve oxidation and reduction are called redox reaction. जैसे एक redox reaction यहाँ पर देखो, यहाँ जिंक अभी अपने एटॉमिक फॉर्म में है और ये आयन के फॉर्म में है Cu2+। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज बेटा प्लस का कितना है, 2 है, जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। अब यहाँ जब देखोगे तो जिंक पर कितना प्लस चार्ज आया, 2 प्लस चार्ज आया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वहीं पर Cu के ऊपर का चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब जिंक क्या हुआ, जिंक गया Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया बेटा, और यही Cu2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है बेटा और Cu बनाता है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, या तो आपको इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो बेटा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्सीडाइज सम अदर सब्सटेंस एंड हेंस इट विल बी रिड्यूस। बेटा जो अपने आप को रिड्यूस करे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और अपने आप को रिड्यूस करे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सिमिलरली द रिड्यूसिंग एजेंट विल गिव इलेक्ट्रॉन एंड विल बी ऑक्सीडाइज। तो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है
वो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस मटेरियल का रिडक्शन होता है, जिस मटेरियल का रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसका मतलब जो अपने आप को रिड्यूस करे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सो द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन आर रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां Zn और Cu2+ आपस में रिएक्ट करके Zn2+ और कॉपर बनाते हैं, तो बेटा यहां क्या हुआ, Zn ने क्या किया था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, इसका मतलब खुद को ऑक्सीडाइज किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं, इसका मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर ये 2+ जो कॉपर 2+ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इस अपने आप को क्या करवाया, रिड्यूस करवाया, इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज करवाया होगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Zn is oxidized to Zn2+, so Zn is reducing agent, it is reducing इसको Cu2+2 कॉपर में, इसका मतलब Cu2+ किसमें रिड्यूस, किसमें हुआ, कॉपर में, और Zn किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, Zn2+ में। Cu2+ is reduced to Cu, so Cu2+ is oxidizing agent, it is oxidizing Zn to Zn2+। ओके, आगे बढ़ते बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, it involve displacement of one of the constituent of the compound by another substance and may be regarded as a displacement reaction। बेटा होता क्या है कि जो हम मेटल्स देखते हैं अपने आसपास, उन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसका मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो जब एक लेस रिएक्टिव मेटल को एक हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करती है उसके सॉल्ट से, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब पहले 2 लोग आपस में कंबाइंड थे, एक तीसरा आया, मान लो यहां पर मैं कहता हूं कि ए था प्लस ए बी, या ये ए बी नहीं, इसको हम लोग बी सी ले लेते हैं। अगर मेरे पास यहां बी सी है, अब ए आया बी को हटा दिया और यहां से एक प्रोडक्ट बना ए सी, इसका मतलब बी बाहर चला गया, बी बाहर चला गया तो ए ने क्या किया, बी को हटा दिया, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल may displace a less reactive metal or more reactive non-metal may displace a less reactive non-metal from its compound। बेटा रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, आओ देखते हैं और समझते हैं इसको। तो ये बेटा जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जो भरा हुआ है ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है, और इसके अंदर हमने एक आयरन की नेल डाल दिया, एक आयरन की नेल डाला। अब बेटा ये रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के बाद हमको इस टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन दिखा, जो हमको सोल्यूशन दिखा वो लाइट ग्रीन सोल्यूशन हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ, और इस नेल के ऊपर एक लेयर आ गई बेटा, एक ब्राउन कलर की लेयर आ गई। तो बेटा होता क्या है कि ब्लू कलर ऑफ CuSO4 हैज फेडेड एंड इज चेंजेज इनटू लाइट ग्रीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। बेटा इस आयरन की नेल ने इस सॉल्यूशन के साथ में जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उससे रिएक्ट किया और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना, और नेल के ऊपर जो कॉपर था वो डिपॉजिट हो गया, या उसने रेड ब्राउन कलर की एक लेयर बना लिया। तो Fe जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, Fe जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए Fe ने इसको लात मारा तो Cu बाहर चला गया, Fe ने लात मारा कॉपर को, Cu बाहर चला गया, और इस तरीके से यहां क्या बन गया बेटा, FeSO4 का सोल्यूशन बन गया जो लाइट ग्रीन कलर होता है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो याद रखना बेटा यही कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शंस के, जो पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन था अब वो लाइट ग्रीन में हो गया, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो Fe डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं बच्चा। रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब फिर से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें कॉपर यूज किया जा रहा है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब व्हेन कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, बेटा कॉपर मोर रिएक्टिव है इस बार, इससे मेटल देन सिल्वर से, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब इस बार कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन AgNO3 सो दैट सिल्वर इज लिबरेटेड, यहां पर सिल्वर बाहर आ जाता है बेटा, लिबरेट हो जाता है, एंड दिस सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर वायर, कॉपर वायर के ऊपर सिल्वर की कोट हो जाती है बेटा, उसके ऊपर लेयर आ जाती है, एंड व्हाइट शाइनिंग सरफेस, और जो कॉपर आप ये डाल रहे हैं, ये वाला कॉपर डाल रहे हैं, उसका सरफेस शाइनिंग हो जाता है। द सोल्यूशन फॉर्म्स अ ब्लू कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट
एंड दस इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव, किससे, एजी से, इसलिए कॉपर एजी को क्या करेगा, यहां से भगा देगा और खुद यहां आके बैठ जाएगा। तो यहां पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा, एजी क्या होगा बेटा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन है ये पहले कलरलेस था, AgNO3 का सोल्यूशन कलरलेस है बेटा, और इसके अंदर आपने एक पीस डाल दिया किसका, कॉपर का। जब रिएक्शन होती है तो थोड़ी देर बाद आपको दिखता है कि इस कॉपर पीस के ऊपर व्हाइट कलर का, ये बेटा व्हाइट कलर का ये जो पैचेज है, व्हाइट कलर के पैचेज आ गए, तो दिस सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर वायर गिविंग इट अ व्हाइट शाइनिंग सरफेस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो ये रीजन हमको लिखना है कि कॉपर के पीस क्यों शाइनिंग सरफेस में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर की एक कोट आ गई, सिल्वर की एक लेयर आ जाती है। और ये सोल्यूशन अब किसका हो चुका है बेटा, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कलर में आ गया बेटा, ब्लू सोल्यूशन में। कलर चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। आगे आओ बेटा, रिएक्शन बिटवीन द क्लोरीन एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। अब ये नॉन मेटल है बेटा, तो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। अभी जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे बेटा, वो देख रहे थे किसका, मेटल का। अब जो हम लोग देख रहे हैं बेटा वो किसका देख रहे हैं, नॉन मेटल का। तो व्हेन Cl2 गैस इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, जब पोटेशियम ब्रोमाइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या पास करेंगे बेटा, Cl2 गैस, तो क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव, अब क्लोरीन क्या है, मोर रिएक्टिव है, और देन किससे, ब्रोमीन से, तो ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस ब्रोमीन फॉर्म KBr सो दैट ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड, तो इसमें ब्रोमीन गैस लिबरेट करेगी, एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्स लाइट ब्राउन कलर ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ Br2 इन इट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब Cl2 क्या है बेटा, क्लोरीन मोर रिएक्टिव Br से है, इसका मतलब Cl2 Br को भगा देगा यहां से, तो यहां सोल्यूशन बनेगा पोटेशियम क्लोराइड का और Br2 लिबरेट हो जाएगी। तो पहले जो आपके पास ये सोल्यूशन था, ये एक्वस KBr का सोल्यूशन था जो कि कलरलेस था, अब आपने इसके अंदर क्या पास किया, Cl2 गैस, अब सोल्यूशन आपका ब्राउन या ऑरेंज कलर का हो जाता है क्योंकि इसके अंदर Br2 गैस डिसॉल्व होती है। तो ये कलर चेंज इंडिकेट करता है बेटा कि रिएक्शन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिस तरीके से हम लोगों ने बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन का यूज देखा था, उसी तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बेटा ये भी एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, लेकिन इस बात को आप याद रखिए कि एग्जाम्पल में क्या आया है या एग्जाम्पल में कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल सिल्वर और गोल्ड मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में किया जाता है। सिल्वर और गोल्ड आर डिसॉल्व इन सोडियम साइनाइड सोल्यूशन, सोडियम साइनाइड सोल्यूशन के अंदर सिल्वर और गोल्ड दोनों डिसॉल्व हो जाता है। तो व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर एंड गोल्ड displace silver and gold from the solution and their compound and the silver and gold are extracted। इसका मतलब हम क्या करते हैं बेटा, साइनाइड के सोल्यूशन में, सोडियम साइनाइड के सोल्यूशन में पहले सिल्वर का कंपाउंड या गोल्ड का कंपाउंड डाल देते हैं और उसके बाद उसमें जिंक ऐड कर देते हैं। अब जब जिंक ऐड करेंगे तो जिंक सिल्वर से और गोल्ड से दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, ये दोनों को क्या कर सकता है, उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करा देगा। जब डिस्प्लेस कराएगा तो सिल्वर और गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और जिंक का कंपाउंड बन जाएगा। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक्सोथर्मिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा हीट रिलीज होती है। इसका मतलब इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। बेटा ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, विद एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब गैस बाहर आती है और हीट रिलीज होती है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। फिर से हीट रिलीज होगी बेटा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हीट प्रोड्यूसिंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है बेटा वो हीट प्रोड्यूसिंग होती है और या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, की फीचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो दो तीन बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है, ये पता चलेगा बेटा आपको रिएक्टिविटी सीरीज से। तो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोजन डिटरमाइंस वेदर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर और नॉट। इसका मतलब अगर हमको ये चीज पता हो कि कौन रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तभी हम रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वंस। इसका मतलब अगर हमको ये पता है कि कौन सी इसमें मोर रिएक्टिव है और कौन सी लेस रिएक्टिव है, तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। और इस रिएक्शन में सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेबल चेंज आते हैं। कौन कौन से चेंज, कलर चेंज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का ये बेटा एक आसान सा तरीका है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद रखने का। इसको आपको पढ़ना है, लिक बासर काना मग अल मंजन कर फकड़ कौन सन पब एच चापा। लिक बासर, सॉरी लिक बासर नाका, बेटा यहां नाका याद रखिएगा, नाका बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बता रहा हूं। लिक बासर नाका मग अल मंजन कर फकड़ कौन सन पब एच चापा। तो लिक लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रॉन्सियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। बेटा अब है क्या बेटा, इसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के इधर ये जो मेटल लिखी हुई है बेटा, ये कॉपर है, Hg है, Ag है, Pt है, Au है, ये बेटा हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। तो जब हम इधर बढ़ते हैं बेटा, इस पूरी सीरीज में जब हम इधर बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब कि पोटेशियम बैरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम बैरियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्रोमियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमको याद क्या रखना है कि इतनी जो मेटल है, ये जो मेटल है, ये जो मेटल है और ये जो मेटल है इधर हाइड्रोजन के इस साइड में, हाइड्रोजन के इस साइड की मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, या हाइड्रोजन के इस साइड की ये वाली जो मेटल है बेटा, ये वाली जो मेटल है ये इन मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है, लेकिन ये मेटल इन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है, इन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकती है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जितनी भी मेटल है, ये वाली मेटल बेटा, ये एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो रिएक्टिविटी याद रखने का तरीका बेटा, लिक बासर नाका मग अलमंजन कर फकर कोनी संपव एच चापा। लिक बासर नाका मग अलमंजन कर फकर कोनी संपव एच चापा। बेटा तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं बेटा कि कॉपर के वेसल में जिंक नहीं रखना चाहिए, कॉपर के वेसल में जिंक नहीं रखना चाहिए, या कहते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक के वेसल में नहीं रखना चाहिए, जिंक के वेसल के अंदर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंक का वेसल है, ये जिंक का वेसल है और आपने इसके अंदर CuSO4 रख दिया, तो CuSO4 रखेंगे तो इसमें से जिंक क्या करेगा, इसको भगा देगा और अपना एक सोल्यूशन बना लेगा, किसका, ZnSO4 का। तो अगर आप जिंक के वेसल में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ऊपर अभी पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई एलिमेंट क्या करे, किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करती है तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करें, आपस में रिएक्शन करें और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लें, बेटा आयंस को एक्सचेंज करें, इसको एक्सचेंज करें, आयंस को अगर एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged are called double displacement reaction, and these reaction generally occurs between two ionic compounds in the solution, so they may be defined as those reaction in which two ionic compounds in the solution react by exchange their ions beta to form new compounds are called double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा वो जो कंपाउंड्स होते हैं, रिएक्टिंग कंपाउंड्स, वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। बेटा आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और देखते हैं जैसे सबसे पहला बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो बीकर है, इस बीकर के अंदर बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरा हुआ है BaCl2, और इस बीकर के अंदर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 भरा हुआ है। बेटा अब इसमें से जब हम इस बीकर में डालेंगे, इस बीकर में हम बैरियम क्लोराइड डालते हैं तो हमको व्हाइट कलर के क्रिस्टल नजर आते हैं। रिएक्शन के बाद हमको व्हाइट कलर के क्रिस्टल, ये PPT या BaSO4 व्हाइट कलर है बेटा। तो इन दिस रिएक्शन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्लोराइड आयंस ऑफ BaCl2 का जो क्लोराइड आयन है हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सल्फेट आयंस ऑफ Na2SO4, whereas sodium ions of Na2SO4 have been replaced by chloride ions of BaCl2. Hence, it is a double displacement reaction, and above reaction is also called precipitate beta। ये देखो PPT of BaSO4, PPT क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है बेटा, सॉलिड सब्सटेंस है। इसका मतलब इस रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बना तो आप इसे PPT रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, एज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म। तो Na2SO4 एक्वस सोल्यूशन था बेटा, BaCl2 का एक्वस सोल्यूशन था,
या तो आप ये कहें कि सल्फेट जाकर के Cl2 को डिस्प्लेस कर दिया, या आप कहें कि बैरियम या सोडियम Ba को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये लोग अपने आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं बेटा, आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बना बेटा, NaCl और BaSO4 का पीपीटी बन गया। इसलिए चूंकि ये क्या क्या है बेटा, एक सॉलिड सब्सटेंस है। अगर ये सॉलिड है तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, पीपीटी रिएक्शन बोल सकते हैं। आगे बेटा, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। तो बेटा इस बीकर के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है और इस बीकर के अंदर लेड नाइट्रेट है। जब पोटेशियम आयोडाइड को हमने लेड नाइट्रेट से मिलाया तो हमको पीपीटी मिला, पीपीटी मिला बेटा, येलो कलर का पीपीटी लेड नाइट्रेट का। इसका मतलब जब PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, PbI2 बेटा इस बार क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। अब लेड नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, सॉरी यहां पर लेड आयोडाइड नहीं है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये KI है बेटा, KI, सॉरी ये KI है। तो अब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ में। इसका मतलब या तो आप ये कहें कि PbK को डिस्प्लेस कर रहा है या I डिस्प्लेस कर रहा है NO3 को, आयन एक्सचेंज करेंगे तो यहां पर बनता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का ही क्या है, येलो कलर का पीपीटी बेटा, येलो कलर का पीपीटी, और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है बेटा। ये पीपीटी नहीं, एक्वस सोल्यूशन है, सॉरी ये एक्वस सोल्यूशन है बेटा, ये एक्वस सोल्यूशन है। तो लेड किसका, लेड आयोडाइड का क्या बना, पीपीटी बना, येलो कलर का पीपीटी, और पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बना। तो ये लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बेटा और ये पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन जब आपस में हमने क्या करवाया, मिक्स कराया, तो आयन एक्सचेंज हुआ। तो इन दिस रिएक्शन देयर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस, दैट इज लेड आयंस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम आयंस, क्योंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है किससे बेटा, लेड से। आयंस ऑफ Ki एंड आयोडाइड, ions of Ki have been replaced by nitrate ions of PbNO3, thus it is a double displacement reaction। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा आयन एक्सचेंज होते हैं और मोस्टली रिएक्शंस के अंदर क्या बनता है, पीपीटी बनता है, मोस्टली रिएक्शंस के अंदर पीपीटी बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग पीपीटी रिएक्शन भी या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बेटा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना और यहां से क्या गई, अमोनियम सल्फेट का एक्वस। तो ये कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है ये पीपीटी के फॉर्म में हमको मिल रहा है यहाँ पर। अब AlCl3 एक्वस सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन जब मिलाया तो क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी और अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन आ गया। अब CuSO4 और H2S का रिएक्शन कराए तो यहां पर CuS का पीपीटी मिल गया, कॉपर सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी बेटा, व्हाइट पीपीटी मिला और H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से बेटा आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोल सकते हैं कि जिस रिएक्शन के अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द सॉल्ट्स। जब हम दो डिफरेंट वैरायटी के सॉल्ट्स आपस में मिक्स करते हैं एक्वस सॉल्यूशन तो उनके बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज हो जाता है, आयन का एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मोस्ट रिएक्शंस में क्या बनता है, सॉलिड सब्सटेंस बनता है जिसे हम पीपीटी कहते हैं। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम लोग पीपीटी रिएक्शन भी बोलते हैं। बेटा अब हमारे लाइफ में या हमारे आसपास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है या जिनको हम लोगों ने कहा था रेडॉक्स रिएक्शन होती है बेटा, उनका इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहला इसमें इफेक्ट देखेंगे कोरिजन और दूसरा देखेंगे रेंसिडिटी। कोरिजन क्या होता है, जब कोई भी मेटल सरफेस एक्सपोजर में आती है तो उसके ऊपर बेटा, इस मेटल के ऊपर एयर कांटेक्ट में आती है, इसके ऊपर मॉइस्चर कांटेक्ट में आती है। अब एयर के अंदर गैसेस है बेटा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, SO3 है। ये गैसेस क्या करती हैं और ये मॉइस्चर क्या करता है कि मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब जब मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका मेटल सरफेस जो है वो मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है या तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं कोरिजन। स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। वो हमारे लिए जरूरी नहीं है बेटा, वो अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल कंपाउंड सल्फाइड बन सकता है, कार्बोनेट बन सकता है, ऑक्साइड बन सकता है बाई इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर। जब ये एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर उनके सरफेस पर आता है तो वहां पर फॉर्मेशन होता है सल्फाइड्स, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स का। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। जैसे आयरन जब कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के और वाटर के, किसके किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के और वाटर के।
तो इसके सरफेस पर एक Fe2O3.XH2O एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, और यही रस्ट का फॉर्मूला है बेटा, यही रस्ट का फॉर्मूला है। तो इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस कोरोड्स हो जाती है, सरफेस खराब हो जाती है। तो आप इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? मेथड ऑफ प्रिवेंशन, तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग, इसको हम बैरियर प्रोटेक्शन भी कहते हैं बेटा। अगर उसके ऊपर आपने ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर अगर आपने यहां ऑयल अप्लाई कर दिया या ग्रीस अप्लाई कर दिया, अब इसके ऊपर अगर एयर आती है तो एयर डायरेक्ट मेटल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगी, मेटल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी। इसका मतलब अब सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोरिजन आप प्रिवेंट कर सकते हैं। बाई अप्लाइंग पेंट, पेंट भी यही करता है बेटा, एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पर पेंट की, अब वो डायरेक्ट एयर या मॉइस्चर इससे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को या मोर रिएक्टिव मेटल को जिस मेटल में कोरिजन होने जा रहा है उसके ऊपर जब उसको क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस दैट यूज एन इलेक्ट्रिक करंट टू कोट अ मेटल विद अ थिन लेयर बेटा, थिन लेयर। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम क्या चढ़ा देते हैं, एक थिन लेयर कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, एंड इट्स ऑफन यूज टू कोरिजन एंड फॉर द डेकोरेटिव प्रोसेस। तो बेटा हम क्या करते हैं, कोरिजन को अगर प्रिवेंट करना है तो हम एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को लेयर कर देते हैं, एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन, बेटा एक टर्म आता है यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बेटा, जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर लगा दिया जाता है, जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर लगाते हैं, जिससे आयरन कोरिजन से बच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और ये कंप्लीट प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आता है। अब एक है बेटा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जितने भी फूड आइटम्स हैं उनके अंदर ऑयल्स और फैट होता है बेटा, और जब इन ऑयल्स और फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से बैड टेस्ट और स्मेल आने लगती है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होने का इंडिकेशन क्या है बेटा, बैड टेस्ट हो जाएगा और स्मेल आने लगेगी, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, ऑयल्स और फैट्स का। मेथड ऑफ प्रिवेंशन आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय एडिंग ऑक्सीडेंट्स। इसका मतलब कुछ ऐसे मटेरियल मिला दिए जाएं जो क्या ना, जो किसको प्रिवेंट कर दें, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ही प्रिवेंट कर दें। वैक्यूम पैकिंग, अगर बेटा एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर आप पैकेट जो फूड मटेरियल होते हैं, जो पैक्ड फूड मटेरियल होते हैं, उनकी पैकिंग अगर वैक्यूम वाली पैकिंग हो जाए कि पूरी एयर उसके अंदर से निकाल दी जाए, तो ऐसी पैकिंग अगर हम करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, तो रेंसिडिटी रुक जाएगी। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लीस्ट रिएक्टिव है बेटा, वो ऑक्सीडेशन नहीं करवाएगी, इसलिए एयर निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाए। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, और या तो जितने भी फूड मटेरियल है उनको आप मोस्टली किसमें रखिए, रेफ्रिजरेटर में रखिए, जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो रेंसिडिटी को ये प्रिवेंट करने के मेथड है बेटा, और ये कोरिजन के प्रिवेंट करने के मेथड है। ये दोनों इफेक्ट है बेटा हमारी लाइफ के अंदर या हमारे एवरीडे लाइफ में, किसके, ऑक्सीडेशन के।